हेलो एवरीवन। सो अपने फंक्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 6 टाइप तक के फंक्शन कवर कर लिए थे, जिसमें लास्ट पार्ट था सपोज सिग्नम फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप व्हिच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ जगह आपने इसको सुन भी रखा होगा, एग्जैक्टली क्या होता है समझना, या आप इसको कहीं जगह शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं GIF। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ ये थोड़ा सा आपके लिए नया है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री आपने देख रखा था, मॉड्यूलस भी आपने यूज कर रखा था, अलजेब्रिक भी आप देखते थे, बट GIF फर्स्ट टाइम आया है। सो ये है क्या समझना। सबसे पहले GIF फंक्शन को हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट x के साथ। ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन। बी केयरफुल, सिर्फ ये लिखा है तो काफी नहीं है, साथ में हमेशा वहां पे कंडीशन लिखी होनी चाहिए कि वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स GIF, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ अब ये y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? आपको नाम से समझ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू इंटीजर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि x को आपने कोई भी नंबर दिया, कोई भी रैंडम नंबर दिया, उस रैंडम नंबर में आने वाला सबसे बड़ा इंटीजर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला सपोज x इज इक्वल टू 18.34। ठीक है, तो अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालोगे तो ये आपको मिलेगा 18। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर था इसके अंदर का जो इंटीग्रल पार्ट, सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट जो आता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी को समझने का एक वे और भी। ठीक है, आप सब लोगों ने नंबर लाइन देख रखा होगा। कुछ नहीं करना, जिस भी वैल्यू का GIF निकालना है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक है, मुझे निकालना था 18.34 का GIF, तो आई नो कि 18.34 जो है वो कहीं ना कहीं 18 और 19 इनके बीच में लाई करेगा हमेशा। यहां पे कहीं आएगा, कुछ नहीं, नंबर लाइन पे जहां आपका पॉइंट लाई करता है उसके लेफ्ट में लाई करने वाला पहला इंटीजर उसका आंसर होता है। चेक कर सकते हो, 18.34 इज हियर, इसके लेफ्ट में लाई करने वाला फर्स्ट इंटीजर क्या दिखेगा, 18 दिखेगा। तो GIF का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को वो एक उसके नियर बाय इंटीजर में कन्वर्ट करता है। नियर बाय बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, उसको मैं ऐसा बोलूंगा उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले जो इंटीजर है, सबसे बड़ा इंटीजर, उसको कन्वर्ट कर देता है बेसिकली। इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ सिंपल से नंबर को समझ लेते हैं। लाइक सपोज मैंने आपसे बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि 4 के ज्यादा पास में है, बट 4 तक पहुंचा नहीं था, वो 3.9 ही लिखा था अभी भी, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा अपने पास 3। सपोज मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.99, स्टिल 6 तक नहीं पहुंचा है, 5 पॉइंट समथिंग है। जब मैं उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो कैसा दिखेगा, 5 और 6 ये दो नंबर्स होंगे और आपका नंबर इसके क्लोज होगा, बट स्टिल आई कांट से कि वो 6 हो जाएगा, वो अभी भी क्या रहेगा अपने पास 5 ही रहेगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 5। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना, वहां मिस्टेक्स होते हैं एक्चुअली। लाइक सपोज मैंने आपसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5। ठीक है, मिस्टेक क्या होता है कि आप जब भी मिस्टेक करते हो बट लॉजिकल जाओगे तो मिस्टेक नहीं होगा। हमने क्या डेफिनेशन बोला, -3.5 जो है इससे लेफ्ट में लाई करने वाला नंबर या पहला इंटीजर। तो अगर मैं इस -3.5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो क्या आई कैन से ये -4 और -3 इन दोनों के बीच में आएगा। -4 -3 के बीच में यहां पे नहीं लाई करेगा। खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर दिख रहा है आपको, इट इज -4, तो इसका आंसर रहेगा -4। एक्चुअली क्या होता है कि आप यहाँ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ जो इंटीजर वैल्यू लिखा है वही अपना आंसर आता है, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव में उसका एक और कम हो जाता है बेसिकली आंसर, बिकॉज अगर माइनस लिख दोगे तो ये वैल्यू बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। हमको अपना आंसर हमेशा गिवन वैल्यू से कम होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग GIF को हैंडल करते हैं। लाइक सपोज GIF ऑफ -19.28, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी -20। नेगेटिव में एक वैल्यू और छोटा होता है, पॉजिटिव में आपको सेम आंसर डायरेक्टली ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ ये तो हमने सिर्फ ये समझा कि वैल्यू पे क्या इंपैक्ट हो रहा है या फिर क्या आता है। हमको 3 चीजें ऑब्जर्व करना थी, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं इसका डोमेन। नाउ हमने डोमेन को डिफाइन कैसे किया था, डोमेन क्या होता था। डोमेन इज नथिंग बट x की वो वैल्यूज जिसको आप फंक्शन में पुट कर सकते हो और जिसको पुट करने पे y का डिफाइंड आंसर मिले, नॉट डिफाइंड ना हो। तो यहाँ पे मैं x को क्या क्या वैल्यू दे सकता हूँ, आई वुड से एनी रियल नंबर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर केस में आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं x का कोई भी नंबर पुट कर दूं, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, कहीं भी पुट कर दूं, हमेशा x का एक आंसर मिलेगा। तो आई वुड से इसका डोमेन तो रहेगा
ऑल रियल नंबर्स, कोई इशू नहीं है। नाउ अबाउट इट्स रेंज, रेंज का मतलब क्या था अपना, रेंज का मतलब था आउटपुट, कि जब आपने इन x की वैल्यू x को वैल्यू दिया तो y का आंसर क्या क्या आया। नाउ एज द नेम सजेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर हमेशा क्या आ रहा है, क्या बोलूं, कुछ भी सॉल्व कर लें आंसर हमेशा अपने को क्या मिलता है, एक इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका जो रेंज होगा वो सिर्फ होगा अपने पास इंटीजर्स, दैट मींस यहां मैं लिखूंगा z, ओनली इंटीजर्स। सो ध्यान रखो इस चीज को, जब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ जीआईएफ फंक्शन तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऑब्वियसली वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, जीआईएफ ऑफ एक्स ओनली। एंड जब हम बात करते हैं रेंज, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा अपने पास, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। नाउ इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, सो अब इसका जो ग्राफ है वो पढ़ने के पहले एक चीज समझना, इसका एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। ये आपको भी समझ जाएगा कैसा क्यों बोला हम लोगों ने। थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, क्या होगा। सो मैं एक्सिस को प्लॉट करते हुए ग्राफ को ऑब्जर्व करने का ट्राई कर रहा हूं। देखो अब यहां पे क्या है समझना, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सपोज मैंने x को वैल्यू दिया 0, तो y का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इंटीजर था तो उसमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं। सो 0 पे आपका आंसर क्या आ गया, एग्जैक्टली 0। हाँ, इसको भी ध्यान रखो, जैसे हम लोगों ने जो केस डिस्कस किया वो पॉइंट वाले की है, नॉट नेसेसरी पॉइंट में आए। आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.0, दैट मींस को उसका आंसर क्या होगा, वो इंटीजर खुद ही हो जाएगा। सो इसको भी ध्यान रखो, जब किसी भी इंटीजर का जीआईएफ फंक्शन निकालते हो तो वो इंटीजर खुद ही होता है अपने पास। सो यहां पे मैंने आपसे बोला कि x इक्वल टू 0 पुट किया, आंसर क्या आएगा 0। सपोज 0 से वैल्यू को स्लाइटली बढ़ाता हूं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इन सभी का जीआईएफ क्या रहना चाहिए, 0 ही रहना चाहिए। द रीजन इज कि हमने अभी ऑब्जर्व किया, जब मैं नंबर लाइन को ऑब्जर्व करूंगा, सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, इनके बीच में जितने भी पॉइंट हुए सब पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा या सबका वैल्यू यूज करूंगा तो हर एक केस में लेफ्ट हैंड साइड का इंटीजर क्या दिख रहा है, 0, तो हर एक केस में आंसर क्या आएगा 0। कहने का मतलब ये होता है कि जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो 0 से 1 की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब पे इसका आंसर मुझे क्या मिलने वाला है 0, एक्सेप्ट 1, क्योंकि जब 1 पे आओगे तो अब ये वैल्यू 1 दे देगा ना आपको, तो 0 से 1 की हर एक वैल्यू में इसका आंसर क्या आया 0, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस को प्लॉट किया, बिकॉज़ एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, अब सपोज करो मैं 1 से लेके 2 तक के बीच की वैल्यू यूज कर रहा हूं। अगर मैं 1 से लेके 2 तक का कोई भी नंबर सिलेक्ट करूं और उसका जीआईएफ निकालूं तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा हमेशा। सो नाउ नेक्स्ट 1 से लेके 2 तक, 1 पे आ जाएगा मेरा सॉलिड, फिर 1 से लेके 2 ये इस टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पैटर्न समझ गया होगा, 2 से लेके 3, अब मेरा आंसर क्या आएगा 2, 3 से लेके 4, अब अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 से लेके 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से। ये तो पॉजिटिव पार्ट हुआ, नेगेटिव पार्ट में भी सेम चीज वर्क करेगी, लाइक दिस, लाइक दिस। अब आपको इसका सेकंड नाम समझ गया होगा कि इसको स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये स्टेप्स के फॉर्म में दिख रहा है, और आप ऑब्जर्व करो जब हम बात करते हैं रेंज का तो आपको रेंज सारे वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं। एक तो y का ये वैल्यू दैट इज y इक्वल टू 0, दूसरा ये वैल्यू विच इज y इक्वल्स टू 1, फिर तीसरा 2, 3, 4, 5। सेम वे में नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सो हमको जो भी आंसर मिल रहा है वो सिर्फ क्या मिल रहे हैं, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। इसीलिए इसका जो रेंज था अपने पास वो क्या हो जाएगा इंटीजर, दैट इज ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। बट इसका जो डोमेन है वहां पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, वहां पे अपने को आंसर क्या मिलेगा ऑल दी रियल नंबर्स। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। ये तो मैंने सिंपल y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाया। सपोज कर लो मुझे y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है। अब इसमें चेंजेस क्या आएंगे। सो जब मैंने y इक्वल टू x का बनाया और y इक्वल टू 2x का, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना। नो डाउट इसके रेंज पे अभी भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ और इसके डोमेन पे भी कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। अभी भी मैं x के सारे वैल्यूज पुट कर सकता हूं, अभी भी मेरे पास y के सभी इंटीजर आंसर आ सकते हैं। तो फिर चेंजेस क्या होगा, चेंजेस होंगे ग्राफिकली। समझना कैसे, अब x इक्वल टू 0 पुट किया, y का आंसर क्या आ जाएगा 0, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट
अब अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो आंसर 2 जा रहा है सीधा, मतलब बीच का एक वैल्यू स्किप हो गया। दैट इज जीआईएफ के आंसर हमेशा क्या आते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं। तो पहले 0 मैंने बनाया, 0 पे 0 आंसर आया, कोई इशू नहीं है। 0.1 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा, 0.2 पुट करूंगा तो भी 0 आएगा। पर जब मैं इसमें x को 1/2 पुट कर दूंगा विच इज 0.5, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरे पास 1, और 1 मेरा आंसर आ सकता है। सो एक चीज समझना क्या डिफरेंस है और कहां पे, और इस लॉजिक को आगे भी ध्यान रखो बिकॉज ग्राफिकली इसको हम बहुत यूज करने वाले हैं। जब आपने x को डबल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जो x था वो यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे 2x हो गया जनरली। सो ऐसे केस में क्या होता है, जो आपके x एक्सिस के पॉइंट हैं, जो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब डिसाइडिंग पॉइंट थे ना, अब ये सब डिसाइडिंग पॉइंट्स आधे हो जाएंगे। मतलब जो ये कर्व 0 से लेके 1 तक अपने पास आया था, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, पर 0 से लेके 1 तक ना होके 1/2 तक आ जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया है, फंक्शन को डबल किया है। तो ये सब अपने वैल्यूज हाफ कर लेंगे, तो ग्राफ इसका भी सेम दिखेगा। देखना कैसे, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, यहाँ पे एक और दिस एंड दिस। बट अब डिफरेंस क्या है उसको समझोगे। पहले जो ये वैल्यू 1 था, अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। जो पहले वैल्यू 2 था, अब वो हो जाएगा 2/2 मतलब 1। फिर नेक्स्ट इज 3/2, नेक्स्ट इज 4/2 दैट इज 2। लेफ्ट हैंड साइड पे -1/2, यहां पे हो जाएगा -2/2 दैट इज -1। फिर नेक्स्ट इज -3/2। बट रेंज को कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, रेंज अभी भी सेम चल रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सिमिलरली -1, -2, -3। सो जब मैंने चेंज x में किया था, x की जगह पे मैंने 2x पुट किया, तो वही चेंज मुझे इस ग्राफ में कहां दिखा, x एक्सिस के ऊपर। सभी ग्राफ दिखने में सेम होगा, ये भी स्टेप अप फंक्शन ही हुआ, सिर्फ x में चेंज हो गया। मैं बोलूंगा x का स्केल मेरा चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, तो हम लोग उस प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं एक बार। ओके, सो आप समझते हैं जीआईएफ की प्रॉपर्टीज, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने को बहुत बेनिफिट होगा। सो समझना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। लाइक सबसे पहले मैं बोलूंगा, सपोज कोई भी नंबर है x, तो ये x हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होगा और दैट शुड बी लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1। इस चीज को ध्यान रखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसको हमको अप्लाई करना पड़ता है कि कोई भी नंबर x जो है वो हमेशा उसी की GIF ऑफ x से बड़ा भी होता है और GIF ऑफ x + 1 उससे छोटा भी होता है। नाउ कैसे, इसको समझना। सपोज मैंने आपसे बोला कि x हो गया 3.5, ठीक है, 3.5 का GIF कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और 3.5 का GIF मतलब +1, तो 3 + 1 कितना हो गया अपने पास 4। देखो क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ अपने पास, तो बिल्कुल 3.5 जो था वो 3 से बड़ा है और वो 4 से छोटा भी है। नाउ मैंने ये इक्वल टू क्यों लगाया, इक्वल टू इसलिए लगाया कि जरूरी नहीं है ना कि ये x जो है ये फ्रैक्शन ही आए, ये x एक इंटीग्रल वैल्यू भी आ सकता है। सपोज करो ये x मैंने आपको दिया कि ये x हो गया अपने पास 4, तो 4 का GIF कितना होता है, वो तो 4 ही होता है, इसलिए इक्वल टू नेसेसरी है, बट स्टिल ये 4 + 1 5 से बड़ा हो जाएगा। नाउ ये तो मैंने चेक किया पॉजिटिव वैल्यू, हो सकता है नेगेटिव हो, तो नेगेटिव को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज x को मैंने वैल्यू दिया -2.3। नाउ -2.3 का GIF कितना होना चाहिए, -3। चेक कर सकते हो नेगेटिव है, इसलिए जो छोटा वैल्यू था वो बड़ा हो जाएगा। और सिमिलरली जब मैंने बोला -2.3 का GIF, तो ये कितना हो गया, -3 + 1 दैट बिकम्स -2, तो ये -2 से छोटा होना चाहिए। करेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी को हम ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टी हमको हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड प्रॉपर्टी। अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n is equal to greatest integer of x plus n। बट सिर्फ इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक कंडीशन है, इसको ध्यान रखो, अदरवाइज मिस्टेक होता है। ये जो n है ये इंटीजर होना चाहिए, मतलब GIF को आप सेपरेट तो कर सकते हो अंडर दी कंडीशन कि वो n क्या हो जाए अपने पास, इंटीजर। अगर वो n इंटीजर नहीं है, पॉइंट में वैल्यू है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, फिर वो प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो जाएगा। लाइक सिंपल सा, अगर मैं आपसे बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1, तो इसको आप सीधे लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1, क्योंकि 1 जो था अपने पास वो क्या था, एक इंटीग्रल वैल्यू था, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। बट अगर यहीं पे कुछ ऐसा लिखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3/2, तो इसको
मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3/2 नहीं लिख सकता। उसका रीजन क्या है, मैं आपको एक जस्टिफिकेशन देता हूं। पहला जस्टिफिकेशन तो ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आंसर देगा, बिकॉज फंक्शन का नाम ही वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो राइट साइड पे है वो इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन हो गया, तो ये आंसर क्या मिलेगा, फ्रैक्शन। तो इंटीजर और फ्रैक्शन वैसे भी इक्वल नहीं हो सकते। सेकेंडली, जब हम इस नंबर की बात करते हैं तो अब जब ये इंटीजर नहीं है तो ये इसको चेंज भी कर सकता है। समझना, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सपोज x की जगह मैंने पुट कर लिया, लेट अस से 4/3 प्लस 3/2, ठीक है। अब 4/3 प्लस 3/2 जब मैं पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8 प्लस 9 17/6। तो यहां पे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बनने वाला है 17/6 इसका जीआईएफ, ठीक है। और 17/6 जो होगा ये 2 पॉइंट समथिंग है, बिकॉज अगर 18 हो तो 3 बन जाता, 2 पॉइंट समथिंग का जीआईएफ, तो ये क्या आ जाएगा 2। और जब मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करूंगा तो ये क्या आता, 4/3 का जीआईएफ प्लस 3/2, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या आया है, इंटीजर, राइट साइड पे इंटीजर बनेगा नहीं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, एक मिस्टेक और कर देते हैं कि यहाँ पे भी जीआईएफ लगाते हैं कि सर नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी को इस तरीके से अप्लाई करो। और कुछ केसेस में आंसर मैच भी कर जाता है, 4/3 दैट इज 1, इसका जीआईएफ कितना हो जाएगा वापस 1 दैट इज इक्वल टू 2। बट मैं बोलता हूं ये जो टेक्निक है ये भी गलत है, इसको भी ध्यान रखना। द रीजन वॉज कि कुछ क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई करे। तो आप बोलोगे बताओ सर किस क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं इसी इक्वेशन में एक वैल्यू और पुट करूंगा। लेट अस से जो ये x की जगह मैंने 4/3 पुट किया ना, अब इसी x की जगह मैं 3/2 पुट करता हूं, ठीक है। देखना क्या होगा, अब मैं इसी इक्वेशन में x की जगह 3/2 पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, 3/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू राइट साइड पे क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/2। सो 3/2 प्लस 3/2 ये कितना हो गया अपने पास 3, और 3 का जीआईएफ तो 3 होगा, पर 3/2 का जीआईएफ ये कितना हो गया 1 प्लस 1। सो अब देखो यहां पे अपने को क्या मिल रहा है, ये आ रहा है इक्वल टू 2। ओके, सो कहने का मतलब खाली इतना है कि ध्यान रखो इस चीज को कि दिस प्रॉपर्टी इज ओनली एप्लीकेबल जब इंटीजर होगा। बाकी हमने केस चेक कर लिए, एक केस में सेटिस्फाई कर भी रहा था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार करें, बिकॉज मैंने आपको उसी का एंटी केस दिया, अब यहां सेटिस्फाई नहीं किया तो आई वुड से ये कंडीशन अपना ट्रू नहीं होगा बेसिकली। सो बी केयरफुल। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से थ्योरेटिकली बन जाते हैं, तो बी केयरफुल विद दिस प्रॉपर्टी। नाउ एक प्रॉपर्टी और है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है। यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जनरली आप क्या करते हो दोनों को 0 कर देते हो, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू x, कि अपना x क्या है उस पर डिपेंड करेगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर x इंटीजर हो गया, ठीक है, तो एक इंटीजर का जीआईएफ और उसी का नेगेटिव का जीआईएफ, तब दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। सो इसके मेरे पास दो आंसर मिलते हैं, दोनों को समझना। इसी का आंसर 0 होगा जब x मेरे पास क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर बन जाएगा। बट द इंपॉर्टेंट केस और जहां मिस्टेक होता है वो केस समझना, जब x इंटीजर नहीं हुआ, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज x को मैंने लिया 3.9, ठीक है, तो जीआईएफ ऑफ 3.9 प्लस जीआईएफ ऑफ -3.9, 3.9 का जीआईएफ क्या हो जाएगा मेरे पास 3, और -3.9 का हो जाएगा -4, मतलब अब आंसर क्या आएगा -1। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट, कि जब हम लोग किसी फ्रैक्शनल वैल्यू का जीआईएफ में प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा -1, मतलब जब x इंटीजर को बिलोंग करेगा तो आंसर शुड बी 0, पर जब x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा, when x does not belong to integer, और इनफैक्ट इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू, whether it be irrational, rational, कुछ भी चलेगा, तो उन सब केस पे आंसर क्या आएगा अपने पास -1। तो ये कुछ जीआईएफ की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं, लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन बेसिकली व्हिच इज फ्रैक्शनल फंक्शन। इसके पहले हमने भी देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसने क्या किया, नंबर के इंटीग्रल पार्ट को डील किया, उसने उसका अपना आंसर दिए। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ये उसी नंबर की फ्रैक्शनल पार्ट को देगा। अब कैसे देगा समझना। सो वहां हमने देखा था उसका सिंबल था स्क्वायर ब्रैकेट, इसका सिंबल इन जनरल होता है कर्ली ब्रैकेट। y इक्वल टू, इस चीज को हम डिनोट करते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन x, ठीक है। अब
जैसे उसने इंटीजर आंसर दिया था वैसे ये फ्रैक्शन आंसर देगा। नाउ फ्रैक्शन आंसर में भी कौन सा पार्ट, तो अब ये आपको देगा नंबर का वो पार्ट जो इंटीजर के अलावा है। मतलब सपोज 9.39 का मुझे चाहिए फ्रैक्शनल फंक्शन या इसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो अब मुझे आंसर क्या मिलेगा 0.39। समझ के चलना, जीआईएफ ने क्या किया, आपको सिर्फ इंटीग्रल आंसर दिया, जो भी उसका इंटीजर पार्ट था उसे दे दिया। ये उसी चीज का क्या देगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर पॉइंट के बाद वाला पार्ट। ठीक है, सपोज करो किसी इंटीग्रल वैल्यू का आप निकाल रहे हो फ्रैक्शनल पार्ट, खुद देखो ना 4 इज द इंटीजर वैल्यू, तो इसको हम लिखते हैं 4.00, दैट मींस इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, है ही नहीं, तो इट इज इक्वल टू 0। तो जैसे जब जीआईएफ में हम लोग सॉल्व करते थे तो जीआईएफ के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा है तो उसका आंसर भी क्या होता था, खुद ही होता था। वैसे फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई अंदर इंटीजर लिखा हुआ है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं जनरली फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। क्या मैं फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसा बोल सकता हूं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको ध्यान रखो, फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग खाली इसी इक्वेशन को हमेशा यूज करते हैं। किसी भी नंबर का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो उसको हम लिखते हैं वो नंबर माइनस उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लॉजिकल क्लियर, आप खुद ऑब्जर्व कर लो, जब किसी नंबर में से उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा। लाइक दिस 9.39 ये अपना x था। अब अगर मैं 9.39 का जीआईएफ निकालूंगा सॉरी, अगर मैं उसका जीआईएफ निकालूं तो आंसर क्या आ जाएगा 9। सो 9.39 माइनस 9 बचेगा क्या 0.39, वही हो गया। नाउ इस चीज में खाली एक बार केयरफुल रहना नेगेटिव वाले वैल्यूज के साथ। लाइक मैं बोलता हूं नेगेटिव वाले वैल्यूज कैसे, सपोज आप माइनस ऑफ 2.39 इसका निकाल रहे हो फ्रैक्शन फंक्शन। सो यहां पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करूं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ 2.39 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.39 विद नेगेटिव साइन। हमने पढ़ा है कि जब नेगेटिव वैल्यू का आप निकालते हो जीआईएफ, ठीक है, माइनस 2.39, तो ये कितना आएगा, दिस वुड बी -3, -2 नहीं। ठीक है, सो इसी को मैं लिखूंगा माइनस ऑफ 2.39 प्लस 3, क्योंकि -3 इससे आंसर आया, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये +3 हो गया। नाउ 3 माइनस 2.39, तो फाइनली ये मेरे पास बचेगा 0.61। एक चीज ऑब्जर्व करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पॉजिटिव वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हो तो पॉजिटिव आता है, इनफैक्ट नेगेटिव वैल्यू का फ्रैक्शन पार्ट भी पॉजिटिव आता है, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट कांट बी नेगेटिव। ओवरऑल नंबर नेगेटिव होगा पर उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ पॉजिटिव, बिकॉज कोई भी नंबर जो है हमेशा उसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज इंटीजर वन इज फ्रैक्शन, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। मैंने उस टेक्निक को यहाँ पे चेक किया, तो इसीलिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा क्या यूज करो, फ्रैक्शनल पार्ट को निकालने के लिए ये इक्वेशन को यूज करो। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू x माइनस उसका करस्पॉन्डिंग जीआईएफ। नाउ अगेन बैक टू द पॉइंट कि हमको इस फंक्शन में तीन चीज देखनी है, इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका ग्राफ। ठीक है, स्टार्टिंग विद डोमेन। सो डोमेन को जैसा हमने डिफाइन किया था, इनपुट x की क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं इसको डिफाइन करने की, जिसपे इसका डिफाइन वैल्यू मिलेगा। सो मैं बोलूंगा x को तो कुछ भी दे दो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इंटीजर भी देख लिया, आंसर 0 आया, नॉन इंटीजर दिया तो आंसर पॉइंट में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो आई वुड से इसका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा ऑल रियल नंबर, इसको किसी भी नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक वैल्यू पे इसका वैल्यू डिफाइन होगा। सेकेंड इज रेंज। नाउ इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था कि उसमें आंसर क्या आ रहे थे, इंटीजर, तो उसका रेंज क्या था, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज। यहाँ पे आंसर क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं ओनली फ्रैक्शन, इसका मतलब हुआ ओनली फ्रैक्शनल वैल्यूज। ठीक है, नाउ फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है, क्या मैं बोलूं, हमेशा 0 से 1 में लाई करती है। आप बोलोगे नहीं सर 4/3 भी तो फ्रैक्शन है, नो डाउट 4/3 फ्रैक्शन है, पर वो 1 से बड़ा फ्रैक्शन है। क्या किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने जिस कंडीशन को हमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हम खुद बोल सकते हैं कि जब नंबर में से उसका करस्पॉन्डिंग जीआईएफ हटाओगे तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा, नॉट इवन 1 भी नहीं हो सकता, बट हाँ 0 हो सकता है। हमने इसको देखा भी था और इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर आप 4 में से 4 का ही जीआईएफ हटाओगे तो ये कितना होता है, 4 होता है। तो किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 0। तो आई वुड से ये 0 से लेके स्टार्ट होगा, जाएगा 1 तक। 1 पे देखो ब्रैकेट क्या लगाए हैं, आई होप ब्रैकेट का आपको अंडरस्टैंडिंग याद हो कि 0 पे हमने लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मींस 0 इज इंक्लूडेड।
0 बन सकता है, पर 1 पे क्या लगाया है, ओपन ब्रैकेट, दैट इज राउंड ब्रैकेट, दैट मींस 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसका जो रेंज है वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेके 1 तक। इसी को हमने देखा भी यहाँ पे कि जब पॉजिटिव वैल्यू लिया तब 0.3 लगाया 0 से लेके 1 के बीच में, जब नेगेटिव का भी फाइंड आउट किया तो भी आंसर जो मुझे मिला वो क्या मिला, हमेशा वापस सेम वैल्यू मिला, विच इज लेट अस से 0 से लेके 1 तक का वैल्यू। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका ग्राफ कैसा होगा। जीआईएफ को हमने स्टेप फंक्शन बोला था क्योंकि उसका ग्राफ स्टेप टाइप का था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा और क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं x इक्वल टू 0 से। अगर x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो अंडरस्टूड 0 इटसेल्फ इज अ इंटीजर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 खुद ही हो जाएगा। सो 0 पे तो आंसर 0 आया। अब जब मैं 0 से बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो जो मैं x को वैल्यू दे रहा हूं वही मेरा y का आंसर भी आएगा, बिकॉज 0.1 का फ्रैक्शनल फंक्शन 0.1 ही होगा, 0.2 का 0.2 होगा एंड सो ऑन। तो ये चीज कब तक चलेगी, जब तक 1 ना आ जाए। क्यों, बिकॉज जैसे ही 1 आया तो 1 का फ्रैक्शनल फंक्शन कितना हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, तो 1 पे ये वापस नीचे आ जाएगा। नाउ अब सपोज 1.1, तो 1.1 पे क्या होगा, अब मेरा आंसर आएगा 0.1, फिर 1.2, अब आंसर क्या आएगा 0.2। मतलब इसी चीज को रिट्रेस करने पर स्टार्ट यहां से करेंगे, ठीक है। सेम जैसे ही 2 आएगा तो उसको हटा दोगे, अब 2 पे वापस आंसर क्या आ जाएगा 0, फिर वापस रिट्रेस करना स्टार्ट होगा कहां तक, 3 तक, फिर अगेन 3 से रिप्लेस करना स्टार्ट होगा कहां तक, 4 तक, एंड सेम चीज नेगेटिव में भी कंटिन्यू होगा। सो लाइक दिस, ऐसा इसका ग्राफ बनता है अपने पास, और अंडरस्टूड बनना भी चाहिए था। द रीजन इज कि x में तो सब पॉइंट लाई करेंगे, x में मुझे कोई इशू नहीं है, x में हर जगह अपने को वैल्यू मिलेगा, बट द प्रॉब्लम इज विद y में 0 से लेके 1 तक के आंसर मिलने चाहिए। आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि 0 की हर एक वैल्यू काउंटेड है, हर जगह मैंने सॉलिड डॉट लगाया है, पर हॉलो डॉट कहां पे लगाया है, 1 पे, दैट इंडिकेट्स कि 1 इसका वैल्यू नहीं आ रहा है, 1 इसके रेंज में नहीं है बेसिकली। So this was all about fractional function। कुछ नहीं था, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल में रिलेशन अपने पास कैसा है, किसी भी नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कौन देता है, जीआईएफ, और उसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कौन दे देगा, फ्रैक्शनल फंक्शन बेसिकली। ओके, सो जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शनल फंक्शन या जीआईएफ की प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे देखते हैं कि फ्रैक्शनल फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। स्टार्टिंग विद द पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है फ्रैक्शनल फंक्शन x ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 बनेगा 1 नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी देख चुके हैं इन द रेंज वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन है, पॉइंट में आएगा तो अपना 0 से लेकर 1 तक ही लाई करना चाहिए। नाउ यहां से प्रॉपर्टी इनको समझना वापस से, जैसे जीआईएफ की प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस उनके क्वेश्चंस में था, वैसे जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आएंगे तो इनकी क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना पड़ेगा। अब समझना पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, जीआईएफ ऑफ एक्स और उसका फ्रैक्शन पार्ट, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसका जीआईएफ, दोनों का ही वैल्यू 0 होता है। कैसे और क्यों समझना, जीआईएफ ऑफ x की जब बात करोगे तो जीआईएफ का आंसर हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर, ठीक है, और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट हमेशा क्या होता है, तो अगर मैंने लिखा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 7 तो वो तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इंटीजर अगर बन चुका है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट हमेशा क्या आएगा, 0। इसी का रिवर्स, ठीक है, किसी नंबर का आप निकाल रहे हो फ्रैक्शन पार्ट, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट हमेशा कहां से कहां तक आता है, 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। और 0 से लेके 1 के बीच का जब किसी भी नंबर पे आप जीआईएफ लगा दोगे, सपोज आपका फ्रैक्शन पार्ट आया था 0.3, तो 0.3 का जीआईएफ कितना होगा, 0.3 के लेफ्ट में इंटीजर क्या दिख रहा है आपको, 0, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर ये दोनों सिंबल्स को साथ में यूज कर दिया एक ही फंक्शन के ऊपर तो आंसर हमेशा आएगा 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर x लिखा है आपके पास या फिर कुछ और नंबर लिखा हुआ है, हमेशा ये आंसर क्या बनेगा अपने पास, 0 बनेगा। नाउ इस टाइप का ही कुछ प्रॉपर्टी जीआईएफ में भी था, पर यहां पे उसका मीनिंग थोड़ा अलग है, समझना। फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x प्लस m इज ओनली इक्वल टू फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x प्रोवाइडेड जो m आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। बेसिकली क्या हुआ, फ्रैक्शन फंक्शन को इंटीजर से कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या करेगा, सिंपल सा, वो इन दोनों को सेपरेट कर देगा, फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ m, ठीक है। और क्योंकि m इंटीजर था तो उसका फ्रैक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, तो इसीलिए आपके पास सिर्फ क्या बचा, फ्रैक्शन फंक्शन ऑफ x। बट बी केयरफुल, जैसे वहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहां पे अगर n इंटीजर नहीं हुआ तो दिस थिंग वुडंट वर्क, सेम चीज यहां पे भी होगा कि अगर ये m इंटीजर नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगा अपने पास। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के ऐसा लिखते हैं बट मतलब सेम होता है। अगर मैं किसी वैल्यू में 2 बार आपके पास क्या लगा दूं, फ्रैक्शन फंक्शन, तो उसका मतलब सिंगल फ्रैक्शन फंक्शन ही होता है। रीजन समझोगे, सपोज x कोई भी एक नंबर है, ठीक है, x एक नंबर था
उसमें आपने लगाया फ्रैक्शन फंक्शन, तो उसका फ्रैक्शन पार्ट आ गया। अब अगर ऑलरेडी फ्रैक्शन पार्ट आ चुका है तो वापस से फ्रैक्शन लगाने का मतलब क्या हुआ? इट्स बिकम सेंसलेस। वही चीज यहाँ पे था, सिंपल सा एग्जांपल दिया। सपोज 18.23 में आपने लगाया फ्रैक्शन पार्ट, तो क्या बनेगा? 0.23। नाउ 0.23 ऑलरेडी एक सिंगल फ्रैक्शन ही है बस खाली, तो वापस से फ्रैक्शन लगाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, 0.23 रहेगा। तो इसीलिए जब डबल फ्रैक्शन पार्ट लगाओगे तो उसका आंसर क्या आता है? इक्वल टू अ सिंगल फ्रैक्शन पार्ट ओनली। नाउ इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोगों ने जीआईएफ में प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x, उसके दो आंसर पॉसिबल थे, या तो 0 या -1। वैसे यहां भी देखते हैं कि क्या केस पॉसिबल होंगे। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, ठीक है। सपोज करो पहला केस तो मैं आपको दे रहा हूं कि x इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर x इंटीजर हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर ही क्या हो जाएगा? 0। दैट मींस मैं सिंपल सा बोलूंगा कि इसी का आंसर आएगा 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस, जब x इंटीजर नहीं है तो बेस्ट रहेगा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने आपसे बोला 1.2 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा? 0.2 ओनली, तो यहां तो 0.2 आया। अब -1.2 का फ्रैक्शन पार्ट, इसको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, फॉर्मूले वाइज इसको हम क्या लिखेंगे? 1.2 -1.2 दैट इज x माइनस फ्रैक्शन पार्ट या जीआईएफ ऑफ x, मैं इस फॉर्म में डिनोट कर रहा हूं, तो माइनस ऑफ -1.2 का जीआईएफ। तो अभी क्या बनेगा? माइनस ऑफ 1.2 माइनस 1.2 का जीआईएफ, दिस बिकम्स -2 और माइनस, तो क्या हो गया? +2। मतलब ये क्या आया फाइनली? 0.8, ठीक है। सो इसका जो मेरे पास 1.2 पुट करने पे आया तो आ गया 0.8, इसमें आया था 0.2, दोनों का सम कितना आ जाएगा? 1। तो जैसे जीआईएफ में जो आंसर था वो माइनस पर आया था नॉन इंटीजर वैल्यूज पे, इसी में वो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1। इसी का एक शॉर्ट मेथड भी समझो नेगेटिव वाले वैल्यूज के लिए। पॉजिटिव में क्या करते हो? सीधे पॉइंट की बात का आंसर लिख देते हो। नेगेटिव में ऐसा नहीं करना। नेगेटिव में क्या करोगे? पॉइंट की बात का जो आंसर है उसको लो और उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो। लाइक पॉइंट की बात क्या लिखा था? 0.2, तो मैं बोलूंगा 1 माइनस 0.2 कितना होगा? 0.8, ये आपका आंसर होगा। सेम चीज को यहां भी समझ सकता हूं। जो वैल्यू अपने पास आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज उसका आंसर मैंने बोला इक्वल टू a था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस a प्लस 1 माइनस a, आंसर क्या आ जाएगा? 1। बट कब? जब वो आंसर क्या है, या जब वो x क्या है अपने पास? नॉन इंटीग्रल। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रैक्शन फंक्शन। इनफैक्ट हमने फंक्शन के जितने पार्ट थे वो सारे डिस्कस कर लिए। दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ फंक्शन, कि हमने कौन कौन से टाइप के फंक्शन को यहाँ पे क्वेश्चंस में देखना है अभी, और उनका बेसिक डोमेन, रेंज और ग्राफ कैसा दिखता है। ओके, सो यहीं पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। आपको दिया है y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, और उसी y का एक इक्वेशन और भी दिया है, y इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5। नाउ हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे x और y दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। एक चीज और समझना, इट इज नॉट नेसेसरी कि x और y एक एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू आए। इट कुड बी कि वो एक रेंज मिले अपने को, बिकॉज क्वेश्चन में क्या चल रहा है, जीआईएफ कहीं कोई कंडीशन नहीं दी है। तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नो डाउट दोनों y सेम है। अगर दोनों y इक्वल तो उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होने चाहिए। मतलब कंडीशन बनेगा ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 प्लस 5। सो पहले मैंने क्या किया, y को एलिमिनेट किया, x पे इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इस इक्वेशन में जैसे आपको बताया था कि प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, उस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है बट यहाँ एप्लीकेबल है। हमने देखा था कि x प्लस समथिंग, उसी को प्लस किया माइनस भी कर सकते हैं। तो समथिंग में जो लिखा है वो इंटीजर है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। सो इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा ट्वाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इज इक्वल टू थ्राइस, ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और क्योंकि 2 इज अ इंटीग्रल वैल्यू तो इसको -2 हम लिख कर सकते हैं प्लस 5। नाउ इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 प्लस 5। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहां बचेगा -1, उस -1 को यहां लाते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बिकम्स 4। थ्राइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -2, तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 4। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 है तो हम x पे क्या कमेंट कर सकते हैं? तो मुझे बोलना चाहिए कि जो x है
वो डेफिनेटली 4 या 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट वैल्यू मिले, बट हाँ एक रेंज में मिल सकता है कि x जो है वो 4 से 5 में लाई करेगा। नाउ x तो सॉल्व हो गया, अब x की हेल्प से y कैसे सॉल्व होगा, तो और भी इजी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका आंसर कितना आया है 4, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। आप फर्स्ट सेकंड कहीं भी पुट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 4 मैंने पुट किया इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा 2 into 4 plus 3। सो y मेरे पास आ गया 8 plus 3, that means y is coming out to be 11। ठीक है, अब हमको किस पे कमेंट करना था, हमको कमेंट करना था कि x plus y का GIF का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सो समझना, जब मैं बात करूंगा x plus y, तो y तो फिक्स है 11, पर जो ये x है ये 4 से लेके 5 तक फ्लक्चुएट कर रहा है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसा बोल सकता हूं, पहले मैं बात करता हूं इनका मिनिमम वैल्यू, तो y तो फिक्स था, तो x प्लस y का मिनिमम वैल्यू रहेगा 15, मतलब x प्लस y जो है वो हमेशा 15 या 15 से बड़ा होगा। एट द सेम टाइम जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए आई वुड राइट इट शुड बी लेस देन 16 ऑल्सो। तो x प्लस y जो है वो 15 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा। अब जब मैं इसमें GIF लगाऊंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 15। क्यों? बिकॉज 15 से 16 के बीच का किसी भी नंबर का अगर आप GIF लोगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, दैट इज 15। तो ये अपना क्वेश्चन था कि विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y पे कमेंट करना था, तो मैंने इस टेक्निक को यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं। सो अगेन ये क्वेश्चन पे GIF के फॉर्म में दे रखा है अपने को, बहुत सारे नंबर लिखे GIF के अंदर, मुझे इसका फाइनल आंसर चाहिए। अब थोड़ा सा क्या है ना कि क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा है, टू बी प्रिसाइज नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहाँ पे 2947। ये कैसे निकाला, सो सबका 1/2 फिक्स है, सबके आगे 1/2 लिखा है। सो जो सेकंड नंबर है वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ टर्म। सेकंड नंबर में भी क्या हो रहा है, सबके डिनोमिनेटर में क्या है 1000 और सबकी न्यूमरेटर में वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा था क्या 2946 तक, दैट इंडिकेट्स कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 2947। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मुझे एक चीज पता है कि जो अपने पास GIF फंक्शन है इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, इंटीजर। तो मैं चेक करता हूं कि इसका मिनिमम नंबर या मिनिमम आंसर पॉसिबल क्या है और मैक्सिमम आंसर पॉसिबल क्या है। मिनिमम आंसर किसका मिलेगा, हमेशा फर्स्ट वैल्यू का, सबसे छोटी वैल्यू यही है, और मैक्सिमम आंसर किससे मिलेगा, लास्ट वैल्यू की सबसे बड़ी वैल्यू यही है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितना बनना चाहिए, GIF ऑफ 1/2, मिनिमम कितना हो जाएगा 0, और इसी में मैक्सिमम वैल्यू कितना बनना चाहिए, सो मैक्सिमम बनेगा GIF ऑफ दिस। अब इसको अगर ऑब्जर्व करें रफली, सो 2946 by 1000 ये हो गया 2.946 प्लस 1/2 दैट इज 0.5, तो 2.946 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 3.4 समथिंग, 3.446, और उसका GIF, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 3। मतलब एक चीज फॉर श्योर कि इनके जो नंबर्स हैं वो 0 से लेके 3 तक लाई करेंगे, मतलब देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, इसका जो आंसर हो वो 0 आए, सेकेंडली इसका जो आंसर हो 1 आए, कुछ टर्म्स का आंसर 2 होगा और कुछ टर्म्स का आंसर 3 होगा। नाउ मुझे हर एक टर्म आइडेंटिफाई करना है जिनका आंसर 0 है, जिनका आंसर 1 है, 2 या 3 है। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो समझना। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा स्टार्ट ऑफ द सीरीज, तो 0 किस किस टर्म का आंसर है, एक तो GIF ऑफ 1/2 0 है। अब 0 कहां तक बनेगा, जब तक इनका सम 1 ना हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 1/2 मतलब 0.5, तो इस वैल्यू को 0.5 बनना पड़ेगा 1 होने के लिए, और ये 0.5 तब बनेगा जब ऊपर 1 की प्लेस पे क्या आ जाए 500। खुद ऑब्जर्व करो, जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म GIF 1/2 हो गया अपने पास कितना 0.5, ये 0 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1000 ये भी 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई वुड से जब आप 1/2 प्लस 499 अपॉन 1000 इसको लिखोगे तब भी 0 रहेगा। क्यों, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.499, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.999, बट स्टिल 1 से छोटा है तो इसका GIF कितना हो गया 0। तो ये सब वो टर्म्स हैं जिनका अपने पास सम क्या हुआ 0 हुआ, या इनका वैल्यू क्या हुआ 0। अब पहला वैल्यू जो 1 बनेगा वो बनेगा अपने पास 1/2 प्लस उसी का नेक्स्ट टर्म विच इज 500 अपॉन 1000। चेक कर लेते हैं, 0 का आंसर करोगे तो यहां भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये बन गया 1 का GIF तो 1 होता है। अब इसके आगे की जो वैल्यू है वो 1 बनते जाएंगे, दैट इज नेक्स्ट वैल्यू होगा 1/2 प्लस 501/1000, तो
तो ये 1 से स्लाइटली बड़ा है, जिसका जीआईएफ भी क्या आ जाएगा 1। ना मुझे देखना है कि लास्ट वैल्यू कौन सा है जो 1 बनेगा, तो 1 बनने वाला लास्ट वैल्यू मतलब वो होगा जो 2 से स्लाइटली पहला होगा। अब इसका आंसर 2 कैसे बन सकता है? जैसे मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि 1 कब बना था, जब हाफ में हमने क्या ऐड कर दिया, हाफ, तो 1 बन गया। अब हाफ में अगर मैं 3/2 ऐड करूं तो क्या बनेगा मेरे पास 2। 3/2 का मतलब हो गया ऊपर 1500 और नीचे 1000, बिकॉज नीचे का नंबर तो फिक्स है 1000, आप खाली न्यूमरेटर ही चेंज कर सकते हो। तो आई वुड से जब आप इसको लिखोगे 1/2 प्लस 1499 अपॉन 1000, सो यहां तक जो आंसर है वो सारे आंसर का वैल्यू या सब नंबर्स का वैल्यू कितना आएगा, जीआईएफ 1। द रीजन बीइंग, आपको समझेगा एक्सप्लेनेशन इस पार्ट से, 1/2 प्लस, अब मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा है 1500 अपॉन 1000। इसको ऑब्जर्व करो, जब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 3/2 प्लस 1/2, दैट मींस 2। तो इसका मतलब हुआ इसके जस्ट पहले वाला नंबर जो था वहां तक क्या बनने वाला था 1.9 समथिंग, दैट इज नथिंग बट जीआईएफ उसका कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ 2 बन गया। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा ये सब भी 2 बनेंगे, विच इज 1/2 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 1501 अपॉन 1000 एंड सो ऑन। अब 2 कहां तक बनेगा, सो 3 के जस्ट एक पहले, जैसे 1/2 प्लस 1/2 से 1 बनाया, 1/2 प्लस 3/2 से 2 बनाया, वैसे ही 1/2 प्लस 5/2 इससे क्या बन जाएगा 3। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आगे लिख दूंगा 1/2 प्लस 2499 अपॉन 1000। ऑब्जर्व करोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। एक पार्ट का लॉजिक वही लॉजिक आगे कंटिन्यू होगा इसका। नेक्स्ट 3 कब बनेगा, जब ये एग्जैक्टली अपने पास 3 आ जाएगा। सो 1/2 प्लस नेक्स्ट में लिखूंगा 2500 बाय 1000, क्योंकि ये बन गया 5/2 प्लस 1/2 मतलब 3। अब ये वैल्यू मेरे पास बनेंगे, बट यहाँ पे लिमिटेशन है क्योंकि लास्ट टर्म दिया था 2946 और वहीं तक बनेगा बस खाली। तो लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 2946 होल अपॉन 1000। नाउ मुझे काउंट करना था इन सब का सम, तो नो डाउट जब मैं इन सब का सम निकालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इन सब में मुझे कोई डाउट नहीं है, इसका सीधे आंसर आएगा 0, बिकॉज ये हर एक टर्म का वैल्यू ही 0 था। ठीक है, अब यहां मुझे देखना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बिकॉज जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हर एक का आंसर कितना आएगा 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, स्टार्टिंग विद 500 अप टू 1499। तो आई वुड से ये तो 1000 टर्म्स हो गए, बिकॉज 500 को आपने काउंट किया और लास्ट में 1500 काउंट नहीं किया था। तो ये हो गया 1000 टर्म, हर एक का आंसर कितना आ गया मेरे पास 1। तो यहां पे सम आया मेरे पास 1000। सिमिलरली नेक्स्ट सीरीज को काउंट करते हैं, स्टार्टिंग विद 1500 अप टू 2499। नंबर ऑफ टर्म्स यहां कितने हो गए, तो ये भी हो गए अपने पास 1000 टर्म्स। सो 1000 ईच विद द वैल्यू 2। तो इसका आंसर हो गया मेरे पास 2000। नाउ ये पार्ट यहां पे केयरफुल करना है, स्टार्टिंग विद 2500 अप टू 2946। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, सो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अपने पास 447। मैंने कैसे काउंट किया, जब मैं 2501 से स्टार्ट करता तो 1 से लेके 46 तक, तो ये हो जाते 446 और एक नंबर ये खुद भी था। तो यहां आना चाहिए अपने पास 447 टर्म्स, जिनका प्रोडक्ट किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से होगा। सो यहां कितना बनेगा 21, 4 into 3 12, 14, 4 into 3 12, 130, 1341। सो ये हो गया अपने पास तीनों सेपरेट सम। नाउ मुझसे क्या पूछा गया था, इन सब का नेट एडिशन, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2000 प्लस 1341। सो अपना नेट आंसर आना चाहिए 4341। ये होगा इन सब जीआईएफ का सम। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही कमेंट किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए थे 2947। एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूं इसका, जो फर्स्ट सीरीज दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आई वुड से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 500। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुआ और कहां गया लास्ट टर्म 499, तो नेट टर्म्स हो गए 500। जो सेकंड सीरीज अपने पास उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1000, हम पहले ही कमेंट कर चुके हैं। थर्ड सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ये भी हो गए 1000 एंड फोर्थ सीरीज में हमने कितना लिया था 447। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स। सो नेट नंबर ऑफ टर्म्स यहां जब ऐड करोगे तो आपको दिख जाएगा 2947, और यही नंबर हमने स्टार्टिंग में भी कमेंट किया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए अपने पास 2947। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शन का इंट्रोडक्शन, कि फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थे, कौन कौन से टाइप के फंक्शन थे, ये सब हम लोगों ने देख लिया।
नाउ जो अपना नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इनको हम क्लब कैसे करते हैं और इसके मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे देखते हैं। लाइक जब दो फंक्शन को मर्ज किया तो उनको अप्लाई कैसे करना है, उनका डोमेन कैसे फाइंड आउट करना है, उनका रेंज कैसे देखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ इंडिविजुअल फंक्शन। जैसे हमने ये क्वेश्चन क्या देखा, जीआईएफ की फॉर्म में देखा कि इसमें सिर्फ जीआईएफ यूज किया, वैसे ही किसी क्वेश्चन में जीआईएफ के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो उन सबको सॉल्व कैसे करना है, तो वो सब देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।